गुड मॉर्निंग बेटा। जो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर था शीत युद्ध का दौर, इसकी 3 वीडियो आप लोगों के लिए मैंने रेडी कर दी हैं और अब आप लोगों के लिए इसकी 4th और लास्ट वीडियो आ रही है, ठीक है, जिसमें जो लास्ट का टॉपिक आप लोगों का बचा हुआ है मैं वही कंप्लीट करा रही हूँ, ठीक है। तो बेटा इसमें जो केवल इस चैप्टर की बात ये नहीं है, आप जितने भी चैप्टर करोगे उन सभी का जो लास्ट टॉपिक होगा वो उस टॉपिक से भारत का रिलेशन दिखाएगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर ही था और इसका जो आखिरी टॉपिक है शीत युद्ध और भारत, यानी यहां पर जिस तरीके से हमने भारत को जोड़ा वैसे ही सेकंड चैप्टर में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी तकरीबन सभी चैप्टर्स का लास्ट टॉपिक भारत के साथ जो हमने उस चैप्टर में जिस विषय में पढ़ा उस विषय के साथ उसका रिलेशनशिप पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ 4th वीडियो में हमारा जो लास्ट टॉपिक है भारत और शीत युद्ध, इसी को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो बेटा उम्मीद है कि ध्यान से सुनोगे, ध्यान से देखोगे, सीखोगे, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग हम करते हैं बेटा कि जो भारत की शीत युद्ध के वक्त जो रणनीति थी वो रणनीति ना तो नकारात्मक थी और ना ही निष्क्रिय थी। अब ये जो 2 शब्द हैं, ये 2 शब्द ध्यान से सुनो। नकारात्मक यानी कि कोई ऐसी रणनीति जिससे नेगेटिविटी आती हो, यानी कि कुछ भी होता रहे, विश्व में कुछ भी होता रहे, यूएसए यूएसएसआर किसी तरीके से एक दूसरे का सिर फोड़ते रहे, मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। या फिर उसको लेकर कुछ गलत स्टेटमेंट पास करना, ये इस तरह की नकारात्मक नीति इसकी नहीं थी, ना ही निष्क्रिय थी। निष्क्रिय होता है बेटा बेजान, जिसमें कोई क्रिया नहीं होती है, ठीक है। तो भारत की शीत युद्ध के समय जो रणनीति थी वो ना तो नकारात्मक थी और ना ही निष्क्रिय थी, बल्कि जो विश्व में प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स को साथ लेकर उनके सॉल्यूशन तक, उनके अंजाम तक पहुंचाने में भारत ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बेटा दक्षिणी कोरिया का संकट था, ठीक है, सॉरी कोरिया संकट कहूंगी पहले तो मैं इसको, क्योंकि पहले ये एक ही देश हुआ करता था कोरिया। अब इस कोरिया को लेकर एक तरफ से तो यूएसएसआर और दूसरी तरफ से अमेरिका, दोनों ही अपने तौर तरीकों के माध्यम से इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कोरिया के हालात बिगड़ गए, ठीक है। जब हालात बहुत बुरी स्थिति तक निकलने लगे, सरकने लगे, तब इंडिया ने उसके बीच बचाव किया उसमें, और इंडिया की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस कोरिया संकट की मध्यस्थता करते हुए दोनों ही जो आप लोगों का कोरिया, दोनों ही महाशक्तियों के बीच में मध्यस्थता की और कोरिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। पहले भी बताया था आपको, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ बेटा, ये वही उत्तरी और दक्षिणी कोरिया हैं जिसमें उत्तरी में तो किंग जोंग है और आपके दक्षिणी में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल कर रखी है, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि शीत युद्ध के समय में भारत ने निष्क्रियता की भूमिका नहीं निभाई, आपके यहाँ नकारात्मकता की भूमिका भी नहीं निभाई। जब जब जरूरत पड़ी भारत ने वैश्विक लेवल पर अपनी भूमिका निभाई है, ठीक है बेटा। इसके बाद आता है स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्र के सच्चे राष्ट्रकुल पर विश्वास जताया, यानी कि शीत युद्ध के समय बेशक दोनों महाशक्तियों को नहीं भिड़ने दिया भारत ने कहीं पर भी। अगर भारत की जहां तक चलती भारत कोशिश यही करता था कि किसी भी तरीके से ऐसे हालात, ऐसे तनाव की स्थितियां ना बने कि युद्ध हो जाए, और वो केवल नेहरू ही नहीं बल्कि गुट निरपेक्ष सभी देश अपनी ये जिम्मेदारी भी मानते थे कि वर्ल्ड में अगर स्थितियां खराब हो जाएंगी तो नुकसान उन्हें भी होगा, इसीलिए अगर स्थितियां बेकार होने की तरफ अग्रसर हैं तो
अग्रसर होने से पहले ही उन्हें सुधार लिया जाए तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, इसीलिए इसने जितने भी नव स्वतंत्र राष्ट्र बने, जो एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका के देश थे, इन सब को एक सच्चे राष्ट्रकुल की परिभाषा समझाई और उन्हें आजाद रहते हुए अपने बिना पर काम किस तरीके से किया जा सकता है उसके लिए प्रॉपर काम, यानी अपनी तरफ से पूरे 100% एफर्ट्स इसने लगाए हैं। यानी भारत ने जो स्वतंत्र देश हुए और जो परस्पर सहयोगी, ठीक है, परस्पर का मीनिंग होता है एक दूसरे के मध्य होने वाले, तो जो परस्पर एक दूसरे के सहयोगी बने देश भारत की ही सोच थी कि सभी स्वतंत्र हो, परस्पर एक दूसरे के सहयोगी बने। ठीक है, ऐसे राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बने, यानी ऐसे देश एक साथ मिलकर काम करे तो विश्व की इस तनाव की स्थिति से छुटकारा पाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा भारत ने शीत युद्ध के समय केवल दो महाशक्तियों को ही नहीं आपस में लड़ने दिया, बल्कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो नव स्वतंत्र देश थे उनको भी एकजुट रखा, उन्हें भी यूएनओ के माध्यम से संपूर्ण सुरक्षा प्राप्त कराई, उन्हें यूएनओ का मेंबर बनाने में हेल्प की और उन्हें स्वतंत्र अपने पैरों पर खड़े होकर, यानी आत्मनिर्भर बनके कैसे वो विकास कर सकते हैं अपनी अर्थव्यवस्था का, इसका भी सहयोगी भारत बना है। और बेटा यही रीजन है कि अगर हम आज भी अगर इंडिया की बात करते हैं, वर्ल्ड लेवल पर अगर इंडिया नाम लिया जाता है तो बहुत रिस्पेक्ट से लिया जाता है। ठीक है, उसका रीजन यही है कि इसने हमेशा विश्व में शांति कायम करने के लिए जितना उससे हो सकता था उतना प्रयास किया है। ठीक है, इसके बाद है बेटा कि इस शीत युद्ध के समय भारत के भी कुछ हित साधन हुए, यानी भारत को भी अगर वो सभी के बीच में मध्यस्थता कर रहा है, सभी को आगे पुश कर रहा है, तो उस हालातों में भारत को भी कुछ फायदा हुआ। फायदा क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कद बढ़ा है, यानी भारत की बातों का वजन होता है। ठीक है, अगर यूएनओ में भारत का प्रतिनिधि भाषण दे रहा है तो इसका पूरा पूरा असर विभिन्न देशों पर भी पड़ रहा है। ठीक है, याद होगा तुम्हें जब आप लोगों के ये पिछले साल सितंबर अक्टूबर में मोदी जी गए थे तो किस तरीके से आए, तो बहुत सारे देशों के हेड थे, लेकिन जिस तरीके से भारत का स्वागत हुआ वैसा किसी देश का स्वागत नहीं हुआ। ठीक है, वो घटना सभी को याद होगी। ओके, तो यहाँ जो इतनी बड़ी महाशक्ति है वर्ल्ड की और वो भारत का स्वागत या भारत के हेड का स्वागत इस तरीके से करेगी, तो भाई इसका मतलब वाकई में वर्ल्ड लेवल पर भारत बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा दोनों महाशक्तियों का दबाव नहीं सहा इसने शीत युद्ध के टाइम पर। ठीक है, इसने ना तो अपने रिलेशन अमेरिका से बहुत बुरे होने दिए, ना अपने रिलेशन यूएसएसआर से बहुत बुरे होने दिए। ठीक है, अगर इसको लगता कि कोई सी एक महाशक्ति उसके ऊपर अननेसेसरी दबाव बनाने की कोशिश कर रही है तो वो इसके यहां से निकलकर फटाफट सड़क के दूसरे में पहुंच जाया करता था। ठीक है, दूसरी महाशक्ति अगर दूसरी महाशक्ति भी ऐसा करती तो वो वहां से उठकर आपकी पहली महाशक्ति तक पहुंच जाया करता था। तो जो ये इधर और उधर जाने की बातें थी, इससे एक बात तो साफ थी कि भारत ने कभी किसी का दबाव सहा नहीं। दूसरी बात, जितनी भी कंट्रियां थी यानी पावरफुल कंट्रियां थी, वो भारत को लेकर कोई एक डिसीजन ले ही नहीं सकती थी, क्योंकि उनको पता था कि भारत ना मेरा है ना उसका है, भारत एक अपनी तीसरी दुनिया में ही मस्त है। ठीक है बेटा, तो इसके बाद आता है तुम्हारा कि भारत की गुणनिरपेक्षता की नीति की बेटा आलोचना भी बेहद बड़े लेवल पर होती है। ठीक है, आलोचना क्यों होती है? पहली बात तो यही
कि गुट निरपेक्ष का यह संस्थापक देश बना। ठीक है, जबकि गुट निरपेक्ष में क्या था कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। ठीक है, लेकिन 1971 याद करो, 1971 भारत में कुछ घटित हुआ था, याद आया? जी हां, भारत और पाकिस्तान का यहां युद्ध हुआ था। ठीक है, मैं एक बार फिर उस घटना को याद दिलाती हूं। 1971 में हालात बुरे थे भारत और पाकिस्तान के बीच में बांग्लादेश के संकट को लेकर, क्योंकि जो आज का बांग्लादेश ये पहले का पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, और इस पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है उसकी चला करती थी, और उसने उर्दू लैंग्वेज को यहां लाद दिया था कि भाई यहां की हम लोग राष्ट्रभाषा ही उर्दू बनाएंगे। लेकिन जो पूर्वी पाकिस्तान था वहां केवल मुसलमान नहीं थे, बहुत बड़ी संख्या में बंगाली भी थे, और इनको तो लगा कि इनकी संस्कृति का सर्वनाश किया जा रहा है। ठीक है, इसी के चलते उन्होंने अब भारत से हेल्प मांगी तो भारत ने तो हेल्प दी। भाई भारत क्यों नहीं देगा, क्योंकि कभी ना कभी वो भारत का हिस्सा ही था, भारत का ही हिस्सा था, और भारत ने कभी भी अपने भाईचारे को कहीं नहीं छोड़ा। वो तो पाकिस्तान के साथ भी नहीं छोड़ना चाहता, पाकिस्तान की हरकतें ही ऐसी हैं जिसकी वजह से हम उसका विरोध कर रहे हैं, नहीं तो भारत ने आगे से कभी भी पाकिस्तान का बुरा नहीं किया है। ठीक है, और जब भारत पूर्वी पाकिस्तानियों का साथ देने के लिए रेडी हो गया तो पश्चिमी पाकिस्तान को तो मिर्ची लगनी है। ठीक है, उसने वर्ल्ड लेवल पर ये ढिंडोरा पीट दिया कि ये तो हमारे अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कर रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान का साथ अमेरिका ने देने के लिए हाँ भर दी। अब अगर पाकिस्तान का साथ अमेरिका देगा तो भारत भाई अकेला पड़ जाएगा। इन्हीं हालातों में भारत ने यूएसएसआर के साथ एक 20 वर्षीय मित्रता की संधि करी थी। ठीक है, माइंडेड बेटा, मित्रता की संधि, लेकिन वर्ल्ड में चारों तरफ ढिंडोरा पिट गया कि भारत यूएसएसआर के साथ शामिल हो गया है, जबकि भारत ने बार बार यही कहा कि मैं शामिल नहीं हुआ हूं, मैंने सिर्फ मित्रता की संधि पर सिग्नेचर किए हैं। ठीक है, लेकिन जिसको बोलना है, जो आलोचना करेंगे वो तो करेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर भारत पर हमेशा ये आरोप लगाया जाता रहा है कि भारत सिद्धांत विहीन है, ये जिन सिद्धांतों को दुनिया को दे रहा है वो खुद ही उन सिद्धांतों का पालन नहीं करता। ठीक है, तो इस चीज को लेकर भारत की गुट निरपेक्ष नीति की आलोचना भी की जाती है। अब एक लास्ट बचता है बेटा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की शीत युद्ध के बाद समाप्ति होगी। सीधी सी बात है, ये बात तो आप भी चलते चलते कह दोगे कि मैम 1991 में जब यूएसएसआर समाप्त हो गया, जब यूएसएसआर समाप्त हो गया है तो क्या जरूरत रहेगी उस गुट निरपेक्ष की? क्यों? क्योंकि इसका निर्माण तो इसीलिए ही हुआ था ना कि दोनों गुटों में शामिल ना हो, इसीलिए ही इसका निर्माण हुआ था कि ना तो यूएसएसआर के पास जाने दें ना यूएसए के पास जाने दें, जबकि देशों को एक जगह इकट्ठा करो, उनको साथ मिलकर एक दूसरे का सहयोग कराओ, और उसी के माध्यम से उनकी अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी और उनका विकास भी होता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन भाई शीत युद्ध तो समाप्त हो गया, एक गुट तो अपने आप ही बिखर गया, तो क्या अब गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता खत्म हो गई है? प्रासंगिकता शब्द का मीनिंग होता है महत्व। ठीक है, क्या गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता समाप्त होगी? इसका आंसर आएगा बेटा कि नहीं। ये जरूर कह देंगे कि उसकी प्रासंगिकता में कुछ कमी आई, ये तो आनी थी क्योंकि जो मेन उद्देश्य था वो तो पूरा हो चुका था। ठीक है, हाँ, लेकिन इसकी प्रासंगिकता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। पूरी तरह इसकी प्रासंगिकता समाप्त क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि इसने अपने कार्य करने के ढंग को बदल दिया, इसने अपने उद्देश्यों को बदल दिया। अब इसके उद्देश्य क्या बन गए कि जितने भी देश गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हैं वे सारे के सारे देशों की उन्नति, उन सारे देशों का आर्थिक विकास,
ये सब आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन मिलकर सभी देशों को करवाएगा। ठीक है, जितने भी गुट निरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित देश हैं उनको पूरी तरीके से कोशिश करेगा कि उनका आर्थिक विकास हो जाए। उसमें विद्यमान जो असमानता है, जो छोटे बड़े इनके वर्गों की बातें होती है कि भाई कुछ वर्ग हमारे बहुत ऊंचे माने जाते हैं, कुछ वर्ग बहुत नीचे माने जाते हैं, तो जो ये वर्ग परंपरा है इसको भी इस तरीके से सेट कर देगा कि सामाजिक रूप से भी लोग विभिन्न देशों का कल्याण होगा। ठीक है, इसके अलावा गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक उद्देश्य ये भी बन गया कि सभी देशों में जितने भी इसके मेंबर हैं सभी देशों में लोकतंत्र की स्थापना करवाएगा। ठीक है, सबको लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश करेगा। जितने भी इन देशों में अल्पसंख्यक समुदाय हैं, यानी अल्प यानी थोड़ा, संख्यक मीन संख्या में, यानी जितने भी थोड़ी संख्या में समुदाय हैं इन सभी समुदायों के विकास के लिए प्रॉपर तरीके से काम किया जाएगा। ठीक है, तो बेटा यहां पर हम लोग ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता 100% खत्म हो गई थी ना, उसकी प्रासंगिकता में कमी जरूर आई थी, लेकिन उसका महत्व खत्म नहीं हुआ था। उसने अपने काम करने के ढंग को, अपने उद्देश्यों को चेंज कर लिया और ये गुट निरपेक्ष आंदोलन आज भी सफलतापूर्वक हमारे विश्व में चल रहा है। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों को अब ये पूरा चैप्टर बहुत बढ़िया से आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी बेटा कहीं पर छोटी सी भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट किया करो, प्लीज मुझे मेरी कमियां बताया करो, ताकि मैं अपनी उन कमियों को पूरा करके तुम्हें बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूं। क्योंकि जिस हालातों में आज हम हैं वहां पर एक यही माध्यम बन गया है मेरा आप लोगों तक पहुंचने का। ठीक है बेटा, तो रिक्वेस्ट कर रही हूं लाडो, थोड़ा सा अपने आप भी थोड़ा मेहनत करो, थोड़ी वीडियो देखो, पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा। एक बार ब्लैक बोर्ड को भी अच्छे से देखो, इसमें अगर कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो एक बार फिर मुझसे पूछने का काम कर सकते हो। ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।